हिंदी में मुक्तिबोध को कवि के रूप में जो महत्व मिला या उनके कवि व्यक्तित्व पर जैसी चर्चा हुई, वैसी चर्चा आलोचक व्यक्तित्व पर नहीं हुई। मतलब इसके मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि उनके आलोचनात्मक महत्व पर चर्चा नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि मार्क्सवादी आलोचकों में जितनी चर्चा दूसरे आलोचकों की हुई मार्क्सवादी आलोचना के नाम पर, वैसी चर्चा मुक्तिबोध की नहीं हुई। जैसे उनकी कविता में बेचैनी और एक दूसरे तरह का बहुत सारा व्यापक संदर्भ है, भारतीय समाज, राजनीति और उसके सांस्कृतिक विघटन के व्यापक परिदृश्य का जो चित्र है, वैसा ही चित्र, वैसा ही संदर्भ उनकी आलोचना में भी है। एक साहित्यिक की डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार और सौंदर्यबोध के सवाल को लेके जो उन्होंने अपने आलोचनात्मक विचारों को व्यापक हिंदी समाज से साझा किया है, उससे गुजरने पर आप देखेंगे, और जैसा कि उन्होंने एक साहित्यिक की डायरी में कहा भी है कि मैं चुपचाप दोनों की बात सुनता जा रहा था। जो उसमें संवाद है, उनकी बात लंबी थी, मेरा धैर्य भी दीर्घ था। मुझे लग रहा था कि इनके कहने में एक समस्या अकुला व्यकुला रही है। उनके प्रश्न और प्रतिप्रश्न, उत्तर और प्रत्युत्तर मेरे कानों में गूंज रहे थे और दिल उन्हें जज्ब कर रहा था। ये इस तरह का, तो एक जो जज्ब करना है, उसको जो ग्रहण करना है, जिस बेचैनी और अकुलाहट से ग्रहण करना है, उसमें वो जज्बा बता रहा है कि मुक्तिबोध की आलोचना की जो दार्शनिक पीठिका है, वो कितनी व्यापक, गंभीर और समूचे संदर्भ को समझने वाली है। मार्क्सवादी विचार दृष्टि के कारण उनके समूचे लेखन में समाज और साहित्य के संबंधों की व्याख्या के अंतर्गत वर्ग चेतना का सवाल और पक्षधरता का सवाल, यह दोनों सवाल आपको सुनाई पड़ेगा। साहित्य की रचना और मूल्यांकन के वैचारिक परिप्रेक्ष्य, इन दोनों के संदर्भ में देखेंगे तो मुक्तिबोध उन थोड़े से साहित्यिक आलोचकों में से हैं जो अपनी आलोचना में अनवरत संवाद, निरंतर संवाद का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं। यह संवाद एक रचनाकार आलोचक के वैचारिक द्वंद्व में हमेशा चलता रहता है और समूचे वातावरण को मुक्तिबोध इसमें जोड़ लेते हैं। उनकी नजर में असंगत और दूसरे जो संदर्भ हैं, जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, वह भी आते हैं और ज्ञान और संवेदना का एक आत्यंतिक महत्व प्रतिपादित करते हुए मुक्तिबोध उसको आलोचना में जोड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा काम वही करेगा जो आधुनिक सभ्यता का जो वर्तमान संकट है, उसके प्रति बहुत एक खास तरह की आत्मसजगता से लैस होगा। यह जानते हुए भी कि आधुनिक भावबोध की कोई सीमा रेखा सुरक्षित नहीं है, कोई अलग से स्पष्ट डिमार्केशन लाइन नहीं है। मुक्तिबोध कहते हैं कि महत्व की बात केवल इतनी है कि आधुनिक संवेदना एक विशेष परिभाषा की सीमा के अंतर्गत नहीं लाई जा सकती। मनुष्य की चेतना साहित्य बोध से बड़ी कैटेगरी है। किसी भी तरह की संकीर्णता, किसी भी तरह की साहित्यिक परिसीमा का निर्धारण मनुष्य की चेतना को ठीक ठीक बांधने में सफल नहीं हो सकता। असल में साहित्य एक बहुत धोखे की चीज हो सकती है,
वह एक विशाल वंचना स्वप्न भी हो सकता है। इसलिए केवल एक ही कसौटी से साहित्य को नापना उचित नहीं है। केवल साहित्यिक कसौटी से ही साहित्य को नापना अथवा केवल समाज शास्त्री अथवा केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसका मूल्यांकन करना मेरी दृष्टि में असंगत है, वह अंततः विघातक भी है। जिस मार्क्सवादी आलोचना पर संकीर्णता और तमाम तरह के संकुचित साहित्यिक विवेक का आरोप लगता रहा है, उस मार्क्सवादी आलोचना का एक प्रखर कवि और आलोचक खुद कहता है कि वह एक विशाल वंचना स्वप्न भी हो सकता है। इसलिए केवल एक ही कसौटी से साहित्य को नापना उचित नहीं है। जिन लोगों को मुक्तिबोध की फैंटेसियां पसंद नहीं हैं, क्योंकि मार्क्सवादी होने के बाद भी वह एक पूंजीवादी कला मूल्य का अवलंबन लेते हैं, उनको यहाँ जवाब मिल जाना चाहिए कि केवल एक कसौटी, वह केवल साहित्यिक हो अथवा समाजशास्त्रिक मनोवैज्ञानिक हो अथवा सांस्कृतिक सौंदर्य बोध वाली हो अथवा विचार परक यथार्थवादी, उसके भीतर से साहित्य का मूल्यांकन करना, केवल एक ही दृष्टि के अंतर्गत साहित्य का मूल्यांकन होना मुक्तिबोध न सिर्फ असंगत मानते हैं बल्कि उसको अंततः विघातक भी मानते हैं, नष्ट करने वाला मानते हैं। मुक्तिबोध की इस आत्म सजगता का अर्थ यह भी हो सकता है कि उनके आग्रह के घेरे में उनका सबसे बड़ा बौद्धिक विमर्श मार्क्सवाद भी है, और यह किसी भी आलोचक के सांस्कृतिक विराटता का द्योतक है कि वह अपनी ही चीजों का पुनर्मूल्यांकन, तुलसीदास ने कहा है ना कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी। कबीर के यहाँ आप जाएंगे तो कबीर एक जगह कहते हैं कि साखी सबदी दोहरा कह कहनी अपखान भगत निरुपही भगत जन निंदहि वेद पुराण। साखी सबदी दोहरा, ये साखी कौन कहता है? कबीर। साखी शब्द पद अगर यह भी अपने आप में सीमा है तो कबीर इस पर भी आत्म सजग होकर के खड़े होते हैं कि नहीं, इसे भी छोड़ दो। ये तुलसीदास का पद है। कबीर कहते हैं, कबीर के लिए ही उन्होंने कहा कि साखी सबदी दोहरा कही कहनी अपखान भगत निरुपही भगत जन निंदहि वेद पुराण, तुलसीदास का आरोप है। और कबीर कहते हैं कि साखी गावत, कैसे तो कबीर कहते हैं ना कि गावत भूले, कि वह गाते गाते अगर वह भी भूल जाए तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। कबीर के यहाँ जैसी आत्म सजगता मिलती है, ऐसी आत्म सजगता, इस तरह की विराट आत्म सजगता, आत्म मूल्यांकन की कोशिश, तड़प, बेचैनी मुक्तिबोध के यहाँ भी मिलती है। मुक्तिबोध सीधे सीधे इस प्रश्न का सामना करते तो समूची वैज्ञानिक सभ्यता जो उनके सामने पूंजीवादी सभ्यता खड़ी है, उसकी विभत्सता, अमानवीयता, सर्वहारी चेतना उनको दिखाई पड़ती। और इसीलिए यह विडंबना है कि जिस मुक्तिबोध ने मानव मुक्ति का स्वप्न देखा, स्वयं उसका दर्शन आधुनिक सभ्यता के उन भौतिक मूल्यों का घोर समर्थक था जो उस स्वप्न को इतना निर्मम ढंग से विकृत करते हैं। ये निर्मल वर्मा जैसे लोगों ने इस तरह के सवाल उठाया मार्क्सवादी आलोचना को की सीमाएं बताने के लिए। मुक्तिबोध मार्क्सवादी सिद्धांतों के व्यवहारिक रूप में भी जो असंगतियां क्रमशः आई हैं उनके प्रति सजग है। और यह मार्क्सवादी आलोचना का बिल्कुल अलग पक्ष है कि मार्क्सवाद के भीतर जिस तरह की असंगतियां मौजूद हैं, जिस तरह की संकीर्णताएं मौजूद हैं, अभी हाल में लाल बहादुर वर्मा की मृत्यु हुई है, वो अक्सर कहा करते थे कि मार्क्सवादी आलोचक संघ और फासिस्ट ताकतों की संकीर्णता की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके भीतर कितनी तरह की संकीर्णता है इस पर वह कम ध्यान देते हैं। तो अपनी संकीर्णता, अपने विचार, कोई भी विचार पूर्ण नहीं हो सकता, मुक्तिबोध का कोई दावा नहीं है। और इस आत्म सजगता का सरल निष्कर्ष यह भी कोई निकाल सकता है या लोग निकाले भी हैं कि वे मार्क्सवादी दृष्टि को अपर्याप्त महसूस करते थे या उसके भीतर इस दृष्टि के प्रति गहरी आस्था का संक्रमण था और अनास्था का भी, ये दोनों का द्वंद्व उनके भीतर था, ऐसा माना जा सकता है। यह सरलीकरण इसलिए दिखाई पड़ता है कि मुक्तिबोध की आत्म समीक्षा का ढंग
निर्मम और द्वंद्वात्मक है। वो बहुत तटस्थ होकर दोनों पक्षों को देखते हैं। मुक्तिबोध ने पश्चिम से आने वाले उस वैचारिक प्रवाह का विरोध किया जिसने दुख को सनातन मानकर व्यक्तिवाद का एक नया घेरा तैयार किया, जिसके एक बड़े आलंबन हिंदी में बादशाहन जी। वे लोग इस प्रवृत्ति को भारतीय व्यक्ति और भारतीयता की रक्षा की दृष्टि से भी रूपायित करते हैं। यह भारतीयता स्थिर या जड़ वस्तु नहीं है, इसका संबंध यूरोप अमेरिका के दर्शन से नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनका जो संघर्ष है उसको देखने से भी मिलता है। एक दूसरे संदर्भ में देखें तो भारत में जो आधुनिकता का विकास होता है, यह विकास औपनिवेशिक संक्रमण के दौर में होता है। इसलिए भारत की जो विकसित आधुनिकता है उसमें औपनिवेशिक आधुनिकता और जाति आधुनिकता दो तरह की चीजें हैं। हम गौर से नहीं देखते हैं, या जब गौर से आप देखेंगे इस आधुनिकता को इतिहास में आपको दिखाई पड़ेगा। मैं अगर इतिहास से ही आपको उदाहरण दूं तो दो व्यक्तियों का नाम लूंगा। एक तो बाल गंगाधर तिलक, जिनकी राष्ट्रीयता को लेकर के प्रखर बहसें होती हैं, जिन्हें उग्र राष्ट्रीयता का प्रतीक माना जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनका प्रभाव हिंदी प्रदेश के लेखकों पर भी है। मसलन रामचंद्र शुक्ल बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित हैं। बाल कृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, स्वयं मुक्तिबोध पर भी तिलक का प्रभाव कम नहीं है। अंधेरे में जिन लोगों ने कविता पढ़ी होगी उसमें भारतीय राष्ट्रीयता की विकास यात्रा, भारत की राजनीतिक विकास यात्रा के क्रम में तिलक पहले आते हैं, फिर गांधी आते हैं, फिर टॉल्स्टॉय भी आते हैं। ये भिन्न भिन्न तरह के विचार निष्पत्तियों के प्रतीकों का आगमन है कविता में। जो भारतीय राष्ट्रीयता, भारतीय समाज दर्शन, भारतीय राजनीति की विकास यात्रा के कमोबेश छोटे बड़े पड़ाव हैं, कभी एक दूसरे से जुड़े हुए, कभी एक दूसरे से काटते हुए। तो आप गौर से देखेंगे तो इस औपनिवेशिक आधुनिकता और जाति आधुनिकता का अंतर स्पष्ट होगा कि तिलक राष्ट्रीयता के उग्र प्रवक्ता हैं, लेकिन सामाजिक सवालों के मामले में वह आत्यंतिक पिछड़े। वह एज ऑफ कंसेंट बिल स्त्रियों के सवाल पर, स्त्रियों की सुरक्षा, सामाजिकता, उनकी महत्ता, उनकी निजता, उनकी सांस्कृतिक अस्मिता, इन सवालों पर उनका दृष्टिकोण उतना प्रगतिशील नहीं है जितना उस दौर के और दूसरे लोगों का है। यही कारण है कि सोशल कॉन्फ्रेंस के सवालों पर कांग्रेस और सोशल कॉन्फ्रेंस की अलग बहसें शुरू हुई और राणा डे और दूसरे लोग तिलक से अलग हुए। यह अंतर तिलक और गोखले के विवाद में भी दिखेगा, और यही नहीं, यह अंतर तिलक और गांधी के संदर्भों में भी दिखेगा। इसलिए देखिए जो उग्र राष्ट्रीयता से जुड़े हुए लोग जो भारतीय राजनीति में आते हैं वो कहीं न कहीं तिलक से, मैं कहने का आशय मेरा यह नहीं है कि मैं तिलक को हिंदूवादी कह रहा हूं, लेकिन हिंदूवाद की पॉलिटिकल थियरी से जुड़े जितने लोग आते हैं इनकी जड़ें जाने अनजाने आप तिलक में खोज सकते हैं। और मोटे तौर पर अगर मैं उदाहरण दूं तो इसका एक बड़ा नाम सावरकर भी। वीर दामोदर सावरकर तिलक के ही संदर्भों को लेकर के इंग्लैंड गए थे, और चाफेकर बंधुओं वो इतिहास की बहस हो जाएगी, उसमें जाना बहुत वाजिब नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर इस बात का जिक्र आपसे कर रहा हूं। लेकिन मुक्तिबोध इन सारी चीजों को, उग्र राष्ट्रीयता के प्रस्थान बिंदु होने के कारण भी तिलक उनको लिए त्याज्य नहीं है और गांधी भी उनके लिए त्याज्य नहीं है। यह अलग बात है कि मार्क्सवादियों ने गांधी को पूंजीवाद का दलाल कहा था। बावजूद इसके मुक्तिबोध वर्ग और समूह के स्तर पर अस्मिताओं के लोप और अस्मिताओं के संक्रमण, इन दोनों जो पहचान का संक्रमण है, जो उसका लोप है, इन चीजों को आलोचना में ले आते हैं। और यह मार्क्सवादी आलोचना के लिए एक बिल्कुल दूसरे तरह की, नए तरह की चीज है, जिनके यहाँ समाजवादी और पूंजीवादी दुनिया में अंतर केवल यह है कि पूंजीवादी दुनिया में व्यक्ति को चीखने चिल्लाने का अधिकार है, किंतु परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अपना विकास नहीं कर पाता।
यद्यपि साम्यवादी दुनिया में तानाशाही के कारण व्यक्ति स्वातंत्र के अभाव में व्यक्ति विकास का प्रश्न ही नहीं उठता। अब इन दोनों तरह की, आज जिस दौर में हम खड़े हैं वहां हम खड़े होकर के देख सकते हैं कि जो लोग संस्कृति और सांस्कृतिक अस्मिता और परंपराओं की बात करके सत्ता के केंद्रों पर पहुंचे हैं, उन्होंने पूंजीवाद द्वारा मिले हुए जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, पूंजीवादी लोकतंत्र के द्वारा विकसित अधिकार हैं, उनका भी अतिक्रमण कर दिया है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कभी एक जमाने में उन अधिकारों को परंपरा और संस्कृति की बात करने वाले लोग अपर्याप्त बताते रहे, लेकिन सत्ता के केंद्र पर। और एक दूसरे कोण से आप देखिए तो जो मार्क्सवादी दर्शन, साम्यवादी दर्शन के अधिकार के द्वारा जहां जहां क्रांतियां हुई, मसलन उदाहरण चीन, वहां भी व्यक्ति स्वातंत्र के सवाल की कितनी दुर्दशा है, ये हमसे आपसे छिपा नहीं। तो पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया में व्यक्तित्व के विकास के अभाव की खेदपूर्ण अवसन्न दुखमय स्थिति, यह मुक्तिबोध का शब्द है, खेदपूर्ण अवसन्न दुखमय स्थिति का दार्शनिक आधार मुक्तिबोध की आलोचना तैयार करती। उसका मूल लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी भी तरह के भेद की आलोचना करना, मनुष्य और मनुष्य की हर संभव बराबरी की कोशिश करना और मानव मुक्ति के लिए, सुखमय जीवन की रचना करने के लिए सत्ता के खिलाफ लिखने, बोलने और व्यापक मोर्चा खड़ा करने के लिए जनता की लामबंदी के लिए कलात्मक सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करना, यह जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य मुक्तिबोध को दूसरे मार्क्सवादी आलोचकों के मुकाबले अलग करता है। प्रगतिवाद का या प्रगतिवादी आलोचना का ऐतिहासिक महत्व यह है कि उसने कविता में मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक पक्ष को न सिर्फ स्थापित किया, बल्कि उसको विकसित करने वाली परिस्थितियों से जोड़ते रहने की भी दृष्टि विकसित की। लेकिन उसकी ऐतिहासिक भूल यह है कि उसने व्यक्तिगत यथार्थ, आंतरिक अनुभूति को छूने से परहेज किया, छूने की कोशिश नहीं की। और आज के युग का जो पीड़ित मनुष्य है, उसकी संपूर्ण आत्मसत्ता है, उसका चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में अगर पर्याप्त ढंग से नहीं हुआ तो यह उसके भूल के रूप में देखा जाना चाहिए। उसके पास सौंदर्य के दार्शनिक आधार का उत्तर नहीं था, इसलिए मुक्तिबोध ने खींच कर लिखा, बहुत दुखी मन से लिखा कि प्रगतिवादी प्रवक्ताओं ने अपनी वही पुरानी छर्रे वाली बंदूक और वही पुराने तमंचे निकाले जिनकी आज कोई कीमत नहीं। उनके पास, प्रगतिवादी प्रवक्ताओं के पास, मध्यवर्गीय अंध सिद्धांतवादी अहंकार तो था, लेकिन कला की सृजनशील प्रक्रिया में, कला संबंधी समस्याओं में वह सूक्ष्म चेतना नहीं थी जो कि एक निर्मम समाज में जूझते सामान्य किसानों, कामगारों, मजदूरों की आंतरिक भावनाओं को प्रकट कर सके, जो कि एक जीवन मर्मज्ञ और कला मर्मज्ञ के लिए आवश्यक होती है। यही नहीं, मुक्तिबोध ने आगे लिखा कि विशेषकर नए ढंग के लेखकों से वे तन कर अलग रहते थे। सिद्धांतों के मजबूरी टावर में रहकर वहां के बुर्जों में से वे लेखकों के नएपन पर और नए लेखकों के यूथ पर अपने तीर कमान का प्रयोग करते थे। खूंखार होकर
सच तो यह है कि वे घिसे पीटे थे और अपने घिसे पीटने को सिद्धांतवादिता का जामा पहनाकर सर्वमान्य होने का प्रयत्न करते थे। प्रगतिवाद की धारा का जो पीछे हटना हुआ, उसमें प्रगतिवाद के प्रवक्ताओं की निहसंग अक्षमता और जड़ बधिर अंधपंग प्रतिभा का भी विलक्षण योग। यह मुक्तबोध की आलोचना कर्म को देखते हुए इस उद्धरण को समझने की जरूरत है, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। और इसके पीछे आप देखेंगे तो बिना नाम लिए आप प्रगतिवादी आलोचकों की लंबी फेहरिस्त को आप खड़ा पाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बुर्ज में से लेखकों के नएपन और नए लेखकों के यूथ पर अपने तीर कमान का प्रयोग करते थे, और यह तीर कमान का प्रयोग करने वाले रामविलास शर्मा जैसे बड़े आलोचक भी थे। इसलिए मुक्तिबोध की आलोचना में इस दोहरी सैद्धांतिक ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान और बाह्य का आभ्यंतरीकरण और आभ्यंतरीकरण का बाहरीकरण, दोनों तरह के संघर्ष, ये पद योग जीवन की जटिलता, स्वाभाविकता, समग्रता को अभिव्यक्ति देने के लिए। ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान केवल शब्द का प्रयोग नहीं है। जान लेने के बाद जो संवेदना विकसित होती, पहले परच समूची प्रक्रिया को जानने के बाद की जो संवेदना विकसित होती है, और संवेदना होती है इसलिए जानने की ललक होती है। यह जो दोहरा संघर्ष है, यह जो दोहरी तड़प है। अब प्रश्न यह है कि मुक्तिबोध की यह चिंता या मुक्तिबोध की यह दृष्टि क्या मार्क्सवाद और वामपंथ से विचलन के रूप में देखी जाए, मोहभंग के रूप में समझी जाए, या उसकी जड़ समझ के विकास के प्रयास के रूप में इसका मूल्यांकन किया जाए? इस संदर्भ में मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा, और अगर आप जोड़ लें तो नामवर सिंह के लेखन के कुछ प्रसंगों को देखना जरूरी है। रामविलास जी मार्क्सवाद के सैद्धांतिक पक्ष के पूर्वग्रहों से भी ग्रसित रहे। ये प्रगतिशील आंदोलन से उनके टूटने का, उनके प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव पद से हटने का एक कारण यह भी रहा है। तो दूसरी तरफ नामवर सिंह मुक्तिबोध की चिंताओं को मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आलोक में जोड़ करके देखते हैं। अगर रामविलास जी के यहाँ विचारधारा का स्पष्ट आग्रह है, तो नामवर जी के यहाँ मार्क्सवादी जीवन दृष्टि के महत्व का स्वीकार है। परंतु मुक्तिबोध के यहाँ विचारधारात्मक संघर्ष की चेतना मध्यम नहीं है। वे किसी भी विचारधारा या दर्शन को एक बौद्धिक अनुशासन के रूप में देखते हैं, जिसकी सार्थकता मूल्यबोध में रूपांतरित होकर सर्जनात्मक परिदृश्य का निर्माण करती है। अंधेरे में की व्याख्या नामवर जी ने अस्मिता के लोप को मार्क्सवादी अलगाववाद से जोड़कर देखा है, और इसीलिए उसे अस्मिता की खोज कहा। रामविलास जी वर्ग चेतना को यदि अगर सबसे अधिक महत्व देते हैं, तो उनके अनुसार वर्ग भेद समाज में श्रम विभाजन से उत्पन्न होता है। शायद यह श्रम विभाजन अस्मिता का लोप हो। जो भी हो, पहचान का संकट, लोप व्यक्ति के स्तर पर होता है, और व्यक्ति के स्तर पर भी उसकी प्राप्ति भी होती है। और यही कारण है कि वो उनको व्यक्ति केंद्रित अस्तित्ववाद की तरफ ले जाते हैं। और इन आलोचकों ने मुक्तिबोध की आत्मग्रस्तता पर जितना जोर दिया है, उसका मामूली हिस्सा भी आत्म सजगता को व्याख्यायित करने में नहीं दिया। यह विचार करने वाली बात है कि मुक्तिबोध की कविताओं में अंतः और बाह्य, व्यक्ति और समाज का जो
तीखा और गहरा संबंध दिखता है, उसकी क्या परिणति है या उसकी कैसी परिणति है? कहते हैं कि हे महाश्रमिक जन क्रांति रूप जीवन के मर्म की शस्य श्याम आनंदित खेतों के अपार, तेरी परछाई गंभीर की नव कोमल सौंदर्य कांति का दर्शन होता रहे हमें। हम एक दूसरे के अंतर में एक दूसरे की गहरी झांकती हुई मुख छाया पर ले एक ओर हम अप्रतिहत स्वाधीन प्राण। इस तरह की काव्य पंक्तियां उनकी द्वंद्वात्मकता को स्पष्ट करती। इसलिए मुक्तिबोध को आत्म केंद्रित कहना, आत्मग्रस्त कहना ज्यादती है। और यही कारण है कि उनकी आलोचना को लेकर के भी एक खास तरह की चुप्पी उस दौर के आलोचकों में, उस दौर के साहित्य संस्कृति के केंद्र पर बैठे लोगों में दिखाई पड़ती है। आत्मभर्सना का ऐसा प्रखर स्वर हिंदी के किसी दूसरे कवि की रचनाओं में नहीं सुनाई पड़ता। यह बात रामविलास जी स्वीकार करते हैं कि मुक्तिबोध की कविता में आत्मभर्सना का प्रखर स्वर है। लेकिन क्या यह आत्मभर्सना इतनी अंतर्मुखी है कि वो आत्मग्रस्तता पर तक चली जाए? इस क्रम को अगर आप देखेंगे तो मुक्तिबोध की कविताओं में मैं के द्वारा अपने पूरे मध्य वर्ग की जो आत्मभर्सना है उसको लक्ष्य कर रामविलास शर्मा मुक्तिबोध के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आचार्य शुक्ल तुलसी कबीर पर। और यह संयोग ही है कि शुक्ल जी को रहस्यवाद से चिढ़ थी और रामविलास जी मुक्तिबोध को रहस्यवादी सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। मुक्तिबोध एक रचनाकार के तौर पर जिन समस्याओं का सामना करते हैं, आलोचक के रूप में वो उन्हीं समस्याओं का हल खोजने के लिए तैयार होते हैं और उनकी आलोचना उन समस्याओं की खोज को सूत्रबद्ध ढंग से प्रस्तुत करती है। इसलिए उनके आलोचक रूप में, उनके कवि रूप में, उनके चिंतक रूप में, कवि चिंतक और आलोचक तीनों की भूमिकाएं एक दूसरे से गुथी हुई हैं। एक साहित्य की डायरी जब आप पढ़ेंगे या जिन विद्यार्थियों ने, जिन लोगों ने, जिन साथियों ने पढ़ा होगा वो जानते हैं कि एक साहित्य की डायरी गद्य में मानो कविता का ही प्रस्फुटन है। उसमें वही आवेग है जो कविता में आवेग होता है। जिन्हें हम अलग अलग देखने के अभ्यस्त रहे हैं, मुक्तिबोध की आलोचना कवि चिंतक और आलोचक व्यक्तित्व को एक ही में जोड़ देती और यह एकात्मक भूमिका उनकी आलोचना में सब जगह है। इसलिए जैसे रामविलास जी परंपरा के मूल्यांकन करने वाले आलोचक हैं, वैसे मुक्तिबोध परंपरा के मूल्यांकन करने वाले आलोचक नहीं हैं, वह परंपरा के पुनराविष्कार के आलोचक हैं। वे परंपरा के नवीनीकरण के आलोचक हैं और वे परंपरा को प्रश्नांकित करने वाले आलोचक भी हैं। परंपरा का पुनराविष्कार करने वाला और परंपरा को प्रश्नांकित करने की सामर्थ्य उसी आलोचक में होगी जो परंपरा के महत्व को भी जानता है और परंपरा से
असहमत भी है। इसीलिए उनकी आलोचना में उन परंपरा के उन तत्वों का निषेध है जो सामंती और पूंजीवादी, या बल्कि सामंती और पूंजीवाद की अपसंस्कृति से, पूंजीवाद की निम्न निम्न दृष्टि संस्कृति से विकसित हुए और जनता की चेतना में बिखरे हुए प्रतिरोध को दबाते हैं। इस अर्थ में हम चाहें तो मुक्तिबोध को एक बौद्धिक आलोचक, एक बुद्धिधर्मी आलोचक के रूप में भी देख सकते हैं। उनकी कविताओं में ही नहीं, उनके गद्य में भी एक खास तरह का आत्मसंघर्ष है और आवेग है, और यह आवेग वर्गांतरण की समस्या और प्रयत्नों से पैदा हुआ है। मुक्तिबोध की कविताएं आमतौर पर जिस मुहावरे में बोलती हैं, उनकी आलोचना भी एक दूसरे तरह के मुहावरे को रचती है, जिस मुहावरे से अभिजात्य कलाबोध का सामना किया जा सकता है। परंपरा में सभी चीजें अच्छी नहीं होती। अगर भक्ति काल के उदाहरण से ही देखा जाए तो जिस भक्ति काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं, या जिस भक्ति काल को स्वर्ण काल स्थापित करने में काफी कुछ चीजें स्थापित करने में लिखी गई हैं, उसी भक्ति काल के आसंग में संत भक्त कवियों, संतों का मूल्यांकन और मुख्य धारा के उपासना पद्धतियों से जुड़े कवियों का, सगुण भक्ति काव्य के कवियों का मूल्यांकन करते हुए मुक्तिबोध की इस दृष्टि को आप समझ सकते हैं। वह संत काव्य भक्त, संत कवियों की दृष्टि को प्रगतिशील मानते हैं और वैष्णव भक्ति की उपासना पद्धति से जुड़े कवियों की संकीर्णताओं की तरफ इशारा करते हैं, उनकी संकुचित दृष्टि पर हाथ रखते हैं। मुक्तिबोध को, और यह दुखद है कि मुक्तिबोध को हिंदी आलोचना में एक दो तरह की उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा। एक तरफ रामविलास जी ने मुक्तिबोध को गैर मार्क्सवादी घोषित करने के लिए उन्हें रहस्यवादी, मनोविश्लेषणवादी, अस्तित्ववादी सिद्ध किया, तो दूसरी तरफ कलावादी खेमे के लोगों ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और उन्होंने मुक्तिबोध को एकदम आवयविक तौर पर उन्हें कलावादी बनाकर अपनी परंपरा में, अपने खेमे में घसीटने की कोशिश की। यद्यपि यह अलग बात है कि नामवर जी ने मुक्तिबोध को एक मार्क्सवादी और कवि आलोचक के रूप में ही स्थापित करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका यह प्रयत्न हिंदी की मार्क्सवाद विरोधी आलोचना के जो अभिजात्यता है उसके सामने परास्त हो गया। कविता के नए प्रतिमान किताब में सर्वाधिक प्रशंसित और उद्धृत आलोचक मुक्तिबोध नहीं है। यह अलग बात है कि वह कविता मुक्तिबोध के केंद्र में रहकर लिखी गई है, ऐसा वह किताब बोलती है। कविता के नए प्रतिमान मुक्तिबोध के केंद्र में रख करके कविता के नए प्रतिमानों की खोज है, यह दावा किताब के भी है और किताब के लेखक के भी। लेकिन क्या यह दिलचस्प नहीं है कि कविता के नए प्रतिमान में सर्वाधिक प्रशंसित और उद्धृत कवियों में विजय देव नारायण शाही हैं,
ईमानदारी, विडंबना, तनाव, विसंगति, परिवेश, मूल्य, सपाट बयानी, काव्य भाषा, जिन औजारों से मुक्तिबोध नामवर जी कविता के नए प्रतिमान की जांच पड़ताल कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रतिमान अंग्रेजी की नई समीक्षा, न्यू क्रिटिसिज्म का जो रिवॉल्यूशन चला, न्यू क्रिटिसिज्म की जो वेव आई और जो एंटी मार्क्सिस्ट थियरी की जो वेव है, उनके औजारों से की गई है। मुक्तिबोध की आलोचना में वस्तु और रूप की समस्या, वस्तु तत्व और रूप तत्व की समस्या, योजना, महत्ता, इन सब पर बहुत चर्चा है। रूपवाद के संघर्ष के दावे के साथ कविता के नए प्रतिमान किताब मुक्तिबोध की कविता की आलोचना की कोशिश करती है, लेकिन क्या उसके सहारे हम मुक्तिबोध की काव्य दृष्टि, आलोचना दृष्टि या उनकी समूची साहित्य दृष्टि को ठीक ठीक समझ सकते हैं? क्या कारण है कि आज भी मुक्तिबोध की आलोचना दृष्टि को हमारे हिंदी समाज में, और व्यापक हिंदी समाज को तो छोड़िए, पढ़े लिखे अकादमिक स्तर पर भी उसका क्या ठीक ठीक मूल्यांकन हो पाया है? यह विडंबना मुक्तिबोध के ही लिए नहीं, बल्कि समूची मार्क्सवादी आलोचना के लिए है। मुक्तिबोध ने अपने समय के यथार्थ को जिस ढंग से पहचाना था, अतीत को, जिसके लिए मैंने परंपरा शब्द का प्रयोग किया, परंपरा को पुनराविष्कृत फिर से देखते हुए परंपरावाद से मुक्ति की कोशिश की और फिर परंपरा को समाज की गति की दिशा को पहचानने में मदद करने योग्य बनाया। नेहरू मुक्तिबोध के साहित्य में नेहरूवादी जो नेहरूवियन जो समाजवाद है, उसका सवाल भी है। नेहरू जिस समाजवाद के झंडा बरदार हैं, उन्हीं की अगुवाई में तेलंगाना के किसान विद्रोह को बर्बरता पूर्वक कुचल दिया गया। इसकी गूंज मुक्तिबोध की आलोचना में है। मुक्तिबोध की आलोचना क्रमशः फांसीवादी होती जा रही भारतीय सत्ता की उत्तरोत्तर बढ़ते सिलसिले को शिनाख्त करती है। राजसत्ता का क्रूर और नंगा चेहरा उनकी सिर्फ आलोचना में नहीं, कविता में नहीं है, बल्कि उनकी आलोचना में भी है। जिन्होंने अपनी आलोचना दृष्टि के माध्यम से रचना कर्म को एक सांस्कृतिक तौर कर्म के बतौर लिया है। मुक्तिबोध की चर्चा करते हुए निर्मल जी का एक वाक्य है, निर्मल वर्मा का, और निर्मल जी ने लिखा कि मुक्तिबोध न केवल अपने आलोचक थे, बल्कि अपने वर्ग के भारतीय मध्य वर्ग के भी आलोचक थे, सबसे बड़े निर्भीक आलोचक थे। उनकी दृष्टि में मध्यवर्ग का व्यक्ति सबसे कृत्रिम, पीड़ित, खोखली जिंदगी जीता है, क्योंकि उसे हमेशा अपनी धरती के ऊपर या नीचे जाने के लिए विवश होना पड़ता है। मुक्तिबोध जिंदगी भर इस वर्ग की तपती झुलसती जमीन पर चलते रहे, नंगे पांव चलते रहे, ताकि उसके अनुभवों के समस्त कोटर कोने उसकी आत्मा का तार तार होना
छान सकें। यदि उनके लेखन में इतनी बेचैनी, बदहवासी, छटपटाहट दिखती है तो इसलिए कि उनका अपने वर्ग से गहन प्रेम और अथक वितृष्णा का रिश्ता दोनों था। वह न तो मध्य वर्ग का होकर अपने नैतिक मूल्यों को झुठलाना चाहते थे और न उसे छोड़कर अपने अनुभवों से विश्वासघात करना चाहते थे। क्या कोई ऐसा दर्शन नहीं था जो मूल्यों और अनुभवों को एक सार्वभौमिक सत्य में ढाल सके? मुक्तिबोध जिस समाज से आए थे और वहां अकेला व्यक्ति अपने निजी वैयक्तिक दर्शन में ऐसा सत्य नहीं ढूंढ सका था। वह अपनी चरमराती विपत्तियों से टूट जाता था। इस तरह की दो आत्मघाती रास्तों के बीच मुक्तिबोध की आलोचना ऐसा विकल्प ढूंढना चाहती है जहां आदमी अपने वर्ग के प्रति वफादार रहकर भी अपनी अंतरात्मा के सत्य को सुरक्षित रह सके। निर्मल वर्मा मुक्तिबोध द्वारा मध्य वर्ग की प्रकांड आलोचना की ताकत को एकदम सही पहचान रहे हैं, जो उसके भीतर के रिश्ते को समझने पर ही आती है। लेकिन मुक्तिबोध ऐसा क्यों करते हैं? उनकी मजबूरी क्या है? निर्मल जी इसका मूल्यांकन नहीं करते और इसका मूल्यांकन करने में निर्मल वर्मा और निर्मल वर्मा जैसे लोगों की दिलचस्पी भी नहीं है। निर्मल वर्मा के लिए मुक्तिबोध का नैतिक बोध मध्य वर्ग के खोखले जीवन मूल्य के खिलाफ पड़ता था। इस कथित नैतिकता की आड़ में निर्मल वर्मा मुक्तिबोध की चेतना के उस महान धरातल की अनदेखी करते हैं जो नए मनुष्य के निर्माण के लिए पुराने वर्ग समाज को ध्वस्त करना चाहता है और नई सभ्यता को गढ़ना चाहता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं और मेरा आग्रह बस इतना है कि मुक्तिबोध की आलोचना को समझने के लिए उस आलोचना के जरूरी संदर्भ उनकी कविताओं के भीतर हैं। वो कहते हैं ना कि दुख तुम्हें भी है, दुख मुझे भी है, हम दोनों एक दबे हुए मकान के नीचे दबे हैं। भूतपूर्व विद्रोही का जो एक आत्मकथन है। मुक्तिबोध सिर्फ मध्य वर्ग के आलोचक नहीं थे, या मुक्तिबोध की आलोचना सिर्फ मध्य वर्ग की असंगतियों की, मध्य वर्ग की कुंठाओं की, मध्य वर्ग के विघटन की ही आलोचना नहीं करती, बल्कि मुक्तिबोध स्वतंत्रता के बाद के सत्ताधारी वर्ग और उसकी बनाई व्यवस्था के भी सबसे बड़े आलोचक थे। अगे निर्मल वर्मा यदि यह मानते थे कि साहित्य में किसी रचनाकार को भोगे हुए यथार्थ का चित्रण करना चाहिए, और उन्होंने मुक्तिबोध को भी इसी फ्रेम में जोड़ दिया, जबकि मुक्तिबोध का समूचा संघर्ष, समूचा साहित्यिक, सांस्कृतिक और काव्यात्मक बेचैनी इसके खिलाफ है। मुक्तिबोध अनुभववादी नहीं थे। न तो उन्हें अपने वर्ग से, अपनी वर्गीय चेतना से गहरा प्रेम था और न अथक वितृष्णा का रिश्ता, जैसा कि निर्मल वर्मा ने दिखाने के लिए आपके पास अपने विवेचन में कोशिश की है। जबकि मुक्तिबोध एक ऐसा विकल्प ढूंढना चाहते हैं जहां आदमी अपने वर्ग के प्रति वफादार रहकर भी अपनी अंतरात्मा के सत्य को सुरक्षित रह सके। यह जो आधुनिक मनुष्य की, आधुनिक रचना की, आधुनिक जीवन की जो ट्रेजेडी है, हम चाहते हैं कि हम अपनी पेशे वर्गीय चेतना के साथ वफादार रहें, मैंने उसके साथ न्याय करें और अपने हृदय की भावनाओं के साथ भी न्याय करें। यह नहीं हो सकता। बाद में जिसके लिए वो कहा ना कि चाहते मुट्ठी भी ढकी रहे, उठी रहे, बधी रहे और कांख भी ढकी रहे, यह दोनों नहीं हो सकता। इसलिए मुक्तिबोध की आलोचना एक दोहरे दायित्व की सभ्यता समीक्षा है। वह केवल साहित्य समीक्षा नहीं है, वह एक सभ्यता समीक्षा भी है। और सभ्यता समीक्षा शब्द का प्रयोग, मुक्तिबोध अनुभववादी नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? अनुभववादी माने जिस तरह के भोगे हुए यथार्थ की बात कि जो आपके जीवन में होता है
वही कला रूप में साहित्यकार के यहाँ, कला के यहाँ दिखाई पड़ता है, जो ऐसा मान लिया जाता है। कई बार कलाकार अपनी चेतना में अपनी वर्गगत सोच का संक्रमण करता है। मसलन टॉल्स्टॉय के हजारों दास थे, आप सब जानते हैं। टॉल्स्टॉय सामंती समाज का कवि है, आप सब जानते हैं। लेकिन लेनिन ने कहा कि टॉल्स्टॉय रूसी समाज का दर्पण है। अगर साहित्य टॉल्स्टॉय अनुभववादी ही होता और जो भोगे हुए यथार्थ को ही लिखा होता, तो फिर उसका समाज रूसी समाज का दर्पण कैसे होता? कलाकार या कला कई बार अपने समय समाज वर्गीय चेतना का अतिक्रमण करती है। यही कला का मूल्य है, वरना वह तो अखबार हो जाएगा। या वो बहुत बड़ा जो कलाकार होता है वो अपने वर्गीय चेतना का, इसीलिए मुक्तिबोध कहते हैं ना वर्गांतरण, और वर्गांतरण से आगे भी जाकर के वह व्यक्तित्वांतरण की बात करते हैं। मुझे नहीं मालूम, एक राम नारायण शुक्ल ने मुक्तिबोध के वर्गांतरण पर, व्यक्तित्वांतरण पर एक सीरीज लिखी थी। राम नारायण शुक्ल, अभी हाल में उनकी डेथ हुई है। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बड़े तेजस्वी अध्यापकों में से थे और बाद में पैरालिसिस के शिकार हुए। हम लोगों के टीचर रहे हैं। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में उन्होंने ही पढ़ाई। वो कोमा में चले गए, लंबे समय तक वह कोमा में रहे, 12-13 साल वह कोमा में, 14 साल रहे। अभी उनकी डेथ हुई इसी लॉकडाउन में, मेरे ख्याल से एक महीना भी नहीं हुआ। तो उन्होंने जो व्यक्तित्वांतरण पर, मुक्तिबोध के व्यक्तित्वांतरण के सवाल पर एक लेख लिखा था। वो पता ना आप लोगों ने उसे पढ़ा है कि नहीं। जनवादी साहित्य और समझ में वो लेख है, कभी मिलेगा तो उसको देखिएगा, या नॉर्मल वो रहेगा तो मैं ही उपलब्ध करा दूंगा। वो मुक्तिबोध की आलोचना के जो एक और संदर्भ जो बनता है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, राजनीतिक संदर्भों से अलग होता है, वह संदर्भ है आधुनिक कविता का जो उनका मूल्यांकन है। एक पक्ष तो है उनका जो साहित्य, संस्कृति, आलोचना, राजनीति, दर्शन और उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें आस्वाद, सौंदर्य, आनंदवादी फलश्रुतियां, जन सांस्कृतिक संघर्ष, सामाजिक, राजनीतिक, सैद्धांतिकी के, मानव जीवन के यथार्थ से बधे हुए संदर्भ, इस तरह के सवाल ज्ञान और संवेदना का आत्यंतिक महत्व प्रतिपादित करते हैं और उसकी वैचारिकी से हमें परिचित कराते हैं। इस तरह के सवाल हैं। तो दूसरी तरफ ठोस साहित्य से जुड़े हुए जो सवाल हैं, जो छायावाद और महादेवी के संदर्भ में खुल करके जिनका प्रसंग मुक्तिबोध के विषय में हम देख सकते हैं। सर, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की सफलतम कृति कह सकते हैं सर। हाँ हाँ बिल्कुल, उसी का मैं संदर्भ, इसीलिए छायावाद मैंने कहा। जी जी जी। छायावाद और महादेवी, जिस पर मैं अगले मैंने बाद वाले पर मैं वो करूंगा। आज मैं उन चीजों का जिक्र कर रहा हूं जो उनके व्यक्तिवाद से आत्मसंघर्ष की वैचारिकी को आधार देते हैं। तारसप्तक के आत्म वक्तव्य में जीवन के व्यापक यथार्थ के साक्षात्कार के लिए व्यक्तिवादी सीमाओं के अतिक्रमण की जरूरत पर मुक्तिबोध बल देते हैं, और यहीं से वह सूत्र निकलता है, वह बहुचर्चित आत्मसंघर्ष की अवधारणा का विकास मुक्तिबोध के तारसप्तक के वक्तव्य में है।
जिसकी पर्याप्त क्या एकदम चर्चा हिंदी आलोचना में मुक्तिबोध की आलोचना कर्म को लेकर के नहीं होती है कि कहां से ये जो बहुचर्चित आत्मसंघर्ष की जो अवधारणा है यह मुक्तिबोध के यहाँ कहां से आती है। तो कविताओं में लगेंगे देखने लोग, और उनके तार सप्तक का जो मुक्तिबोध का वक्तव्य है उस वक्तव्य में मुक्तिबोध के आत्मसंघर्ष की अवधारणा की जो थियरी है कि साहित्य स्थूल अर्थों में एक रेखीय नहीं होता, उसकी बहुस्तरीयता होती है, यह विवेचन मुक्तिबोध के साहित्यिक विकास के प्रारंभिक चरण में है। यह कोई ओढ़ी हुई स्थापना नहीं है कि उन्होंने बाद में इसको या किसी से प्रभाव ग्रहण करके ले लिया, बल्कि आवयविक तौर पर मुक्तिबोध के यहाँ आत्मसंघर्ष केंद्र में है, शुरू से लेकर के अंत तक। एक उदाहरण के साथ आपसे बात खत्म करूंगा आज की। जिस नेहरूवियन समाजवाद की आलोचना मार्क्सवाद की परिधि में काम करने वाले लोग शुरू से करते रहे हैं, मुक्तिबोध भी करते रहे हैं, उन नेहरू की मृत्यु का समाचार उन्हें ऑल इंडिया एम्स में एडमिट जब वो थे तब मिला। उनके वो कोमा में थे, वो विक्षिप्ता अवस्था में थे, अर्ध अवचेतन में थे। जब उनको यह खबर मिली कि नेहरू इज नो मोर, उनके कान में यह ध्वनि गई कि नेहरू इज नो मोर। वह तिथि 27 मई अभी कल ही बीती है। तो मुक्तिबोध एकदम बावले होकर बेचैनी की अवस्था में बेड से उठ गए अचानक, और उन्होंने कहा कि पार्टनर अब फासिज्म आ जाएगा। अपनी तमाम विचारधारात्मक बहसों के बीच, अपनी तमाम विचारधारात्मक असहमतियों और अपनी मान्यताओं पर दृढ़ स्थिर होने के बावजूद मुक्तिबोध यह आर पार देखने का साहस रखते थे कि नेहरू इस नव स्वाधीन देश, अभी हिंदुस्तान को स्वाधीन हुए आज भी बहुत दिन नहीं हुआ, इसलिए गर्व नहीं करना चाहिए, इस नव स्वाधीन देश के लिए एक राजनेता और प्रधानमंत्री भर नहीं है, बल्कि इस देश की सांस्कृतिक चेतना को जोड़े रखने वाले विराट पुंज भी हैं, और उनका जाना उस सांस्कृतिक चेतना के व्यापक आकाशदीप का बुझ जाना है। अपनी तमाम वैचारिक असहमतियों के बीच मुक्तिबोध इस चीज को न सिर्फ जानते थे बल्कि इसको कह सकने का साहस भी रखते थे कि पार्टनर ऑफ फासिज्म आ जाएगा। यह एक वाक्य मानो नेहरू की अनुपस्थिति की भय को आपके सामने, नेहरू की अनुपस्थिति के भय के समूचे सांस्कृतिक रिक्तता बोध को आपके सामने स्पष्ट कर देता है। यहीं से आज की बात खत्म कर रहा हूं। कल की बात भक्ति कविता के मूल्यांकन के संदर्भ में और छायावाद के मूल्यांकन के संदर्भ में जो व्यवहारिक चीजें हैं उनका जिक्र करके कल की बात शुरू करेंगे और कल उसी बात की चर्चा करेंगे। उम्मीद है